गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आज के इस नए ऑनलाइन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले इतिहास का नया पार्ट जिसका नाम है इतिहास के साधन। तो बच्चों, इतिहास के साधन, इसमें आपको शब्द दिखाई दे रहा है इतिहास। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि इतिहास हम किसे कहते हैं। तो भूतकाल में जो घटना या कालक्रम घटते हैं उन घटनाओं का या कालक्रमों के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो जानकारी दी जाती है उसे हम इतिहास कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इतिहास क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बीते समय में घटना या कालक्रम होते हैं उनकी जानकारी कैसे मिलनी चाहिए। प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो जानकारी दी जाती है उसे ही हम इतिहास कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि इतिहास की दृष्टि से जो है 4 घटक बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो कौन से हैं? व्यक्ति, समाज, स्थान और काल। और ये जो 4 घटक है इन्हीं 4 घटकों को विश्वसनीय प्रमाण पर आधारित होना आवश्यक है और इसीलिए इन्हीं प्रमाणों के आधार पर या इन्हीं प्रमाणों को ही इतिहास के साधन हम कहते हैं। तो ये जो इतिहास के साधन है इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक है भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन। तो इन तीनों साधनों के बारे में इस पार्ट में हम जो है जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अब समझिए कि इतिहास में कोई ऐतिहासिक घटना का हमें अध्ययन करना है, उनके घटकों का विचार करना है, तो इसके लिए हमें ये 3 में से कोई भी भौतिक साधनों का या तीनों भौतिक साधनों का आधार लेना आवश्यक होता है। इन साधनों की जांच पड़ताल करनी आवश्यक होती है। इनकी प्रामाणिकता क्या है, इनकी सत्यता क्या है, इसकी पड़ताल हमें करनी पड़ती है। और इन साधनों की प्रामाणिकता और सत्यता की पड़ताल की जाती है और इन साधनों का जो है अत्यंत सूझबूझ के साथ इनका विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा उपयोग करना आवश्यक होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक साधन। तो भौतिक साधन में जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या क्या आता है? किले, गढ़, स्मारक, भवन, गुफाएं, शिलालेख, सिक्के, ताम्रपट। तो इन चीज़ों को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि भौतिक साधन कौन से है। तो भौतिक साधन कौन से है? वस्तु या फिर भवन अथवा उनके अवशेष, जो भी अवशेष होते हैं, यानी कि टूट गया है लेकिन छोटा सा अवशेष बचा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? भौतिक साधन। तो अब इस भौतिक साधन में सबसे महत्वपूर्ण किले और गढ़ों को जो है बहुत महत्व होता है या महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब किले और गढ़ के कुछ भेद है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा शिवाजी महाराज के किलों के बारे में। उनके गिरी दुर्ग है, वन दुर्ग है, जल दुर्ग है, जमीनी किला है। तो ये क्या हो गए? ये किलों के जो है भेद हो गए, यानी प्रकार। किलों के अलग अलग प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग और जमीनी किला। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो स्मारकों के भी आपको भेद दिखाई देते हैं। स्मारकों में क्या क्या आता है? तो स्मारकों में अगर हम देखते हैं तो आपको जो है समाधि, मकबरा, उकेरे हुए छोटे शिलालेख, भवनों में, ये सारी चीज़ें जो है आपको कहाँ पे दिखाई देती है? स्मारकों में। स्मारकों में कौन सी चीज़ आती है? समाधि, मकबरा, उकेरे हुए छोटे शिलालेख। उसी तरीके से अगर हम भवन की बात करते हैं तो उसमें रजवाड़ा, मंत्री निवास, निवास, सामान्य लोगों के मकान, इनका समावेश किसमें होता है? भवन में होता है। और इन्हीं के आधार पर क्या किया जाता है? उस कालखंड की जानकारी प्राप्त की जाती है, उस कालखंड का हमें बोध होता है। उस कालखंड की स्थिति कैसी है, कला की ऊंचाई क्या है, निर्माण शैली क्या है, लोगों के जीवन का स्तर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हमें इन भौतिक साधनों के आधार पर जानकारी प्राप्त होती है। किलों को देख करके, स्मारक को देख करके, भवनों को देख के हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है।
अब हम देखेंगे कि जैसे सिक्के ये जो है भौतिक साधन है, तो उसी तरीके से प्राचीन समय में, पुराने समय में हम देखते कि आपको कौड़ी, दमड़ी, धेला, पाई, पैसा, आना, रुपया, इस तरीके के सिक्के प्रचलित थे और इसके ऊपर जो है कुछ कहावतें और लोकोक्तियाँ तैयार हो गई थी, प्रचलित हो गई थी। वो कौन कौन से देख लेते हैं। फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, यानी कि एक भी पैसा नहीं दूंगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। पाई पाई का हिसाब रखना, 16 आना सच। तो इस तरीके से जो है कुछ कहावतें पुराने समय में सिक्कों के आधार पर जो है प्रचलित हुई थी। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है शिलालेख। शिलालेख किसे कहते हैं कि जो छोटे पत्थर है या दीवार है उनके ऊपर उकेरे गए लेखों को हम क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए कि पत्थर के ऊपर चित्र बनाए गए हैं, है ना, उकेर कर चित्र बनाए गए, तो ये क्या हो गए, शिलालेख हो गए। और ये जो है विरगल, इनको विरगल भी कहा जाता है। तो ये शिलालेख जैसे तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर के परिसर में उकेरे गए लेख, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल और यादव शासकों के कार्यकाल में उकेरे गए अनेक शिलालेख जो है अभी प्राप्त हुए हैं। और ये जो शिलालेख है, ये शिलालेख को इतिहास लेखन का अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। अगर किसी चीज़ का शिलालेख मिलता है तो उसको बहुत ही विश्वसनीय और महत्वपूर्ण जो है साधन या इतिहास लिखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इन शिलालेखों की मदद से कौन सी जानकारी हमें मिलती है, तो इनके द्वारा उनकी भाषा कौन सी है, लिपि कौन सी है, समाज जीवन कैसा है, इन घटकों की जानकारी प्राप्त करने में मदद होती है। अब दूसरी बात आती है कि ताम्रपट हम किसे कहते हैं। ताम्रपट यानी क्या, कि तांबे के पत्थर के ऊपर जो उकेरे गए लेख होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ताम्रपट कहते हैं। तो ये ताम्रपट कौन लिखता था, जो पुराने राजा थे वो अपना आदेश या कोई निर्णय देते हैं उसको, वो किस पर लिखा जाता था, इस तांबे के पत्थर के ऊपर उकेरे जाता था और उसी को जो है ताम्रपट कहते थे। अब हम देखेंगे कि सिक्कों के बारे में हमने बात की थी, तो इतिहास में जो है विभिन्न शासकों द्वारा अपने अपने सिक्कों का निर्माण किया गया था। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पेशवेकालीन सिक्के दिख रहे हैं। अब पेशवेकालीन सिक्कों में आपको कौन सी भाषा में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको देवनागरी लिपि में लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन कौन सा दिख रहा है, अरबी और फारसी भाषा में यहाँ पर सिक्कों के ऊपर लिखा गया है। तो अब ये सिक्के मिले पुराने समय से हमें, तो इससे क्या पता चल रहा है कि उस कालखंड में चलने वाले जो व्यवहार है, उस कालखंड में चलने वाले जो भाषा व्यवहार का ज्ञान हमें इससे प्राप्त होता है। कि उस समय में भाषा व्यवहार किससे होता था, फारसी भाषा या अरबी भाषा से होता था, इसलिए उस समय में यहाँ पर अरबी और फारसी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हैदर अली के सिक्के, हैदर अली के सिक्कों पर आप देख सकते हैं कि शिव पार्वती की प्रतिमा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, शिव पार्वती की प्रतिमा। तो इससे क्या बोध हो रहा है कि उस समय में धार्मिक समन्वय था, है ना, धार्मिक समन्वय था कि हिंदू और मुस्लिम ये दोनों धर्मों का धार्मिक समन्वय था, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसी तरीके से अगर आप देखते तो अकबर के सिक्कों पर भी, सम्राट अकबर के सिक्कों पर भी राम सीता के चित्र अंकित किए गए थे। तो इससे जो है पता चलता है कि उस समय में धार्मिक समन्वय का हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से इतिहास के साधनों में भौतिक साधन अगर हमें प्राप्त होते हैं, भौतिक साधन दिखते हैं, तो उसके आधार पर जो है हम इतिहास के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है लिखित साधन। लिखित साधन
लिखित साधन यहाँ पर देख सकते हैं। लिखित साधनों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। लिखित साधनों में अगर हम देखते हैं तो राज दरबार में कामकाज से संबंधित दस्तावली, वंशावली, शकावली, पत्र व्यवहार, खलीता, न्यायालय के निर्णय, आदेश पत्र, ग्रंथ चरित्र, विदेशी यात्रियों की यात्रा वर्णन, वखर यानी कि बखर यानी तवारीख या तारीख भी उसको कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो उस कालखंड में जो है देवनागरी, अरबी, फारसी, सर्राफा आदि लिपियों की बनावट तथा शैली विभिन्न भाषाओं के रूप में भोजपत्रों, पोथियों, ग्रंथों, आदेश पत्रों, चरित्रों, चित्रों द्वारा हमें मध्यकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे कि लोक जीवन, वेशभूषा, आचार विचार, तीज त्योहार की भी जानकारी मिलती है। तो ये जो सारे दस्तावेज हैं इसको हम क्या कहें, जो लिखे हुए हैं इनको हम कहेंगे लिखित साधन। अब उस कालखंड में जो है देखते हैं कि बहुत सारे विदेश यात्री भी भारत में आए और उन्होंने क्या किया, अपनी यात्रा का वर्णन किया और एक साहित्य लिखा। तो उसमें जो है वो भी क्या हो गया, एक हमारा लिखित साधन हो गया। अब कौन कौन से विदेशी भारत में आए, तो अल बैरूनी, इब्न बतूता, निकोलस मनुची, ये सारे जो है क्या हो गए, विदेशी लोग भारत में आए और उन्होंने अपने यात्रा वर्णन लिखे हैं। बाबर का चरित्र कवि परमानंद द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित शिव चरित्र, श्री शिव भारत तथा विभिन्न शासकों के चरित्र एवं पत्र व्यवहार के आधार पर उन शासकों की नीतियाँ, शासकीय प्रबंधन तथा राजकीय संबंधों को समझ सकते हैं कि जो लिखित साधन है उससे जो है हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर देखा बखर या तवारीख। बखर, तवारीख यानी क्या होता है, तारीख। तारीख का अर्थ है घटनाक्रम या इतिहास। तो ऐसी बहुत सारी तवारीखें उपलब्ध है जिससे हमें उस कालखंड की जानकारी मिलती है। तो वो कौन कौन से हैं, अल बैरूनी, जियाउद्दीन बर्नी, मौलाना अहमद, याह्या बिन अहमद, मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना, इनके द्वारा जो लिखी हुई तवारीखें हैं जो उपलब्ध है। अब बखर इस शब्द का क्या अर्थ होता है, तवारीख यानी तारीख, बखर यानी क्या, बखर यानी खबर, और खबर का अर्थ होता है समाचार, बातमी, न्यूज़। तो ये जो बखर यानी खबर या समाचार। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में बखर ये जो है इतिहास लेखन का एक प्रकार है और इस बखर के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक घटना, भाषा व्यवहार, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक स्थितियाँ जैसे जो घटक है इनको समझने में सहायता प्राप्त होती है। और मराठी में जो है अनेक बखरे माने कि जो घटनाएं घट चुकी है उनको जो है कई वर्षों के बाद लिखा गया है। और कई वर्षों के बाद लिखे जाने के कारण उसमें अगर हम देखते हैं तो हमें कई बार जो है सुनी सुनाई जानकारी पर बल दिया गया है। माने उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है लेकिन सुनी सुनाई बातों को उन्होंने लिखा गया है। तो महाराष्ट्र में जो खबरें बखरे प्रसिद्ध है उनके बारे में जानकर लेते हैं। महिकावती की बखर, सभासद की बखर, 91 कलमी बखर, चिटनीस की बखर, भाऊ साहब की बखर, खरड़ा युद्ध की बखर, ये जो है कुछ बखरे हैं जो लिखी हुई है। तो इस तरीके से ये जो है लिखित साधन यानी हमें संक्षेप में समझ लेना है कि जो लिखे हुए साधन है, जो राजा महाराजाओं द्वारा जो दस्तावेज है, वंशावली है, पत्र व्यवहार है, ग्रंथ है, चरित्र है, न्यायालयीन आदेश पत्र है, विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन है, बखर, तवारीख, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है और इसी को हम क्या कहते हैं, लिखित साधन कहते हैं। आगे हम देखेंगे मौखिक साधन। तो मौखिक साधनों में कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो लोकगीत, गाथाएं, श्लोक, अभंग,
पोवाड़ा, कहावतें, कहानियाँ, मिथकीय गाथाएं। माने मौखिक साधन यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो हमें सुनी हुई चीज़ें, जो मुंह से बताई गई, जिसको कोई लिखा नहीं गया है कहीं पर और कहीं उसकी निशानी नहीं है, सिर्फ वो सुनी हुई बातें हैं, तो इसको हम कहेंगे मौखिक साधन। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि लोक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती रहती है कुछ जानकारी है, जैसे कि दादाजी ने अपने बेटे को बताया, बेटे ने फिर अपने बेटे को बताया, तो इस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी के पास ये जो जानकारी जाती रहती है, जैसे कि ओविया है, लोकगीत है, पोवाड़े, कहानियाँ, दंत कथाएँ, मिथकीय गाथाएँ, तो इनके द्वारा जो है हमें उस समय के लोक जीवन के जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग पहलू हैं, इनकी जानकारी प्राप्त होती है और इन्हीं साधनों को हम जो क्या कहते हैं, मौखिक साधन कहते हैं। तो ये तीनों साधनों के बारे में अगर हम बात करते हैं, भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन, तो ये जो तीनों साधन हैं इनके ऊपर से है हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती रहती है और इन साधनों का मूल्यांकन करके इतिहास लिखा जाता है। लेकिन एक बार इतिहास लिखा गया है मतलब वो वही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। उस इतिहास के ऊपर बार बार जो है अनुसंधान या शोध कार्य निरंतर चलते रहता है और इसके कारण क्या होता है, नई नई जानकारी जो है सामने आती है और इसके आधार पर जो है इतिहास का पुनर्लेखन करना पड़ता है, फिर से लिखना पड़ता है। अगर आप किताबों के बारे में बात करेंगे तो हमारे दादाजी हैं, हमारे माता पिता हैं और हम, अगर हम इन तीनों समय की किताबों के बारे में अगर जानकारी इतिहास की पुस्तकों के बारे में देखेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इतिहास के साधनों का मूल्यांकन। जो ये इतिहास के साधन हैं इनका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों करना पड़ता है मूल्यांकन? कि इन साधनों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की पड़ताल करनी पड़ती है। कौन से मौलिक साधन है, कौन से जाली है, इसकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है और इसके ऊपर जो है प्रमाणों की पड़ताल कर उन साधनों की श्रेणी निश्चित की जाती है। कौन सा लेखक सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं है, कालखंड का राजनीतिक दबाव नहीं है कि नहीं, इस तरीके का सारी चीज़ों की पड़ताल करने के बाद, उनका अध्ययन करने के बाद दी गई जानकारी सुनी सुनाई है कि उन्होंने स्वयं देखी है, इसकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है ना। तो इसके आधार पर जो है उनकी पड़ताल करनी पड़ती है और इसीलिए ये जो मूल्यांकन है ये बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो इतिहास जो है कोई भी आएगा लिख देगा, तो इस तरीके से सही इतिहास जो है सामने नहीं आ सकता। इसलिए जो भी इतिहास का लेखन करने वाले लेखक हैं उनकी निष्पक्षता और तटस्थता को असाधारण महत्व है। तो इस तरीके से बच्चों आज इस पाठ में हमने देखा कि भौतिक साधन हम किसे कहते हैं, लिखित साधन किसे कहते हैं और मौखिक साधन किसे कहते हैं। तो बच्चों अगले वीडियो में हम देखेंगे, नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।